और इस वक्त सीधे आपको लेकर चलते हैं राजस्थान, जहां के देशनोक में करणी माता मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि बहुत बड़ी मान्यता है इस मंदिर की। कहा जाता है कि अपने मन की मुराद के साथ जो भी भक्त यहां पर जाता है, माता रानी उनकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। माता करणी जगदम्बा मां का अवतार हैं, जिनके दर्शन पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले, करणी माता का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर चूहों का जूठा प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। अपने आप में देश का यह अनोखा और भव्य मंदिर, दरअसल 25,000 चूहे यहां पर हैं, जिन्हें करणी माता के संतान के रूप में देखा जाता है और वो भोग को जूठा करते हैं, जिसके बाद वो प्रसाद बांटा जाता है। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ, प्रधानमंत्री के साथ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। करणी माता के दर्शन आप भी कर सकते हैं घर बैठे। पीएम की शक्ति आराधना कि ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। और आपको ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया था तो राजस्थान के भी बॉर्डर एरिया में कई जगहों को निशाना बनाया गया था। बीकानेर बॉर्डर पर स्थित करणी माता का यह मंदिर है, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए माता रानी की आराधना करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। और आपको यह भी बताते चले, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, यहां पर पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की राजस्थान में यह सबसे बड़ी जनसभा होने जा रही है। करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक शहर में मौजूद है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नाल एयरबेस को पाकिस्तान ने निशाने पर लिया था, नाकाम कोशिश की थी और इस लिहाज से भी ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस जगह पर बॉर्डर एरिया में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, लोगों से भी उन्होंने मुलाकात कर ली है। करणी माता के मंदिर, जहां पर हजारों की तादाद में लोग दर्शन पूजन के लिए जाते हैं, लेकिन इस मंदिर की अपनी मान्यताएं हैं। इस मंदिर की मां जगदम्बा की स्वरूपा हैं माता करणी, जिनके दर पर शीश नवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर आराधना की है और जलती हुई ज्योति ये बता रही है। और आपको ये भी बताते चले कि माता रानी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर जो हमने नाम भी दिया, इस पूरे ऑपरेशन का जो पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की ताकत की बड़ी मिसाल है। आज पहलगाम हमले को 1 महीने हो रहे हैं और आज के दिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर किस तरह से पूजा अर्चना करते हुए, उनको माथे पर तिलक लगाया गया है। करणी माता का यह मंदिर, जहां चूहों का जूठा प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। 25,000 चूहे यहां पर हैं, जिन्हें करणी माता के संतान के रूप में भी देखा जाता है। प्रधानमंत्री का यह दौरा अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, वो भी तब जब 1 महीने पहलगाम हमले को, पाकिस्तान को घर में घुसकर हमने सबक सिखा दिया है। उसके 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है। लेकिन राजस्थान के बॉर्डर एरिया में भी हम सब ने देखा था पाकिस्तान की ओर से अपने ड्रोन को किस तरह से एक्टिव करके हमला कराए जाने की कोशिश हिंदुस्तान के हिस्सों में थी, लेकिन उसके तमाम ड्रोन को हमने पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया और पाकिस्तान को सबक सिखाया कि दोबारा ऐसी हिम्मत और हिमाकत करने की कोशिश वो फिर कभी ना करे। बीकानेर को 26,000 करोड़ की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने जा रहे हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस लिहाज से भी पीएम का ये दौरा बीकानेर का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहलगाम हमले के 30 दिन बीत चुके हैं, 1 महीना। 22 अप्रैल को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने बैसरन घाटी में हमला किया। 7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर पहलगाम हमले का बदला ले लिया। तीनों सेनाओं के ज्वाइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। हमारे शूरवीरों ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को बर्बाद कर दिया। हमले में लश्कर, जैश और हिजबुल के टॉप कमांडर मारे गए। पाकिस्तान ने जो जवाबी हमला किया, उसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही राख कर दिया। यह हिंद की सेना का ही पराक्रम है कि हमने निशाना सिर्फ पाकिस्तान के सैन्य स्ट्रक्चर और आतंकवादी अड्डों को ही बनाया, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान की कायरता है कि उन्होंने एलओसी पर हमारे आम नागरिकों पर गोलाबारी की।
स्ट्राइक के बाद भारत ने यह भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो जारी है। और इसीलिए अब हमारे शूरवीरों के साथ हर हिंदुस्तानी की यह शपथ है, जब तक रहेगा आतंक तब तक जारी रहेगी हमारी ये जंग। हमें आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानी कैंप्स, आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया। भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाया। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। घर में घुसकर पाकिस्तान को हमने सबक सिखा दिया है। अपने मुल्क को अगर ठीक ठाक उसके हुक्मरानों को रखना है, तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो आतंकवाद को अपनी जमीन से खत्म करना ही होगा। आतंकवाद के खिलाफ लगातार हिंदुस्तान की जंग जारी रहेगी और इसके लिए अब हिंदुस्तान कोई भी कदम उठाने से हिचकेगा नहीं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर नए सिरे से चर्चा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और भी मेहमान जुड़ते हुए चले जाएंगे, लेकिन उसके ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आपने बयान सुना, जिनकी ओर से ब्रह्मोस की जमकर तारीफ की गई। और ये हमारा एक ऐसा हथियार जिसके जरिए पाकिस्तान के भीतर घुसकर हमने जिस तरह से उसको सबक सिखाया है, आगे आने वाली तमाम पीढ़ियां पाकिस्तान की याद रखेंगी। ब्रह्मोस ने कैसे उड़ाए पाकिस्तान के होस्ट सुपरसोनिक हमारी क्रूज मिसाइल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ। ब्रह्मोस की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल के नाम से, फायर एंड फॉरगेट, मारो और भूल जाओ, ये नाम से यह मशहूर है। ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कोवा नदी का नाम मिलाकर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया। ब्रह्मोस एरोस्पेस में भारत की 50.5% और रूस की 49.5% की हिस्सेदारी है। 290 किलोमीटर दूर तक निशाना ये साध सकती है, 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है और भी बहुत सारी खासियतों से ये लैस है। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में अब तक क्या क्या हो चुका है। सीधे रुख करते हुए अपने मेहमान का लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, अब जबकि पहलगाम हमले के आज 1 महीने पूरे होने जा रहे हैं, दोपहर में आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला करके हमारे 26 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली थी। इस 1 महीने में किस तरह से हमने बड़ा सबक सिखा दिया है और भविष्य आगे बढ़ता हुआ किस तरह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत ने दो टूक कह दिया है कि आतंकवाद को जब तक जड़ से नेस्तानाबूद नहीं कर देते, हमारी ये कोशिश कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और उसके लिए हम सारी सरहदों को भूलने के तैयार हैं। बिल्कुल चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने जो कहा वो करके दिखलाया और वही एक सबसे बड़ा अगर सबक दुश्मन ने भारत से सीखा है और विश्व ने भारत को देखा है कि जो कहा वो किया। हमारा मकसद था आतंक के बरखिलाफ लड़ाई लड़ना और वो आतंक के बरखिलाफ अगर मैं कहूँ 3 टेकअवे, एक देश का नेतृत्व, दूसरी फौज की काबिलियत और तीसरा देश का पूरा इकट्ठा होना और ये मानना कि वाकई अब आतंक को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो कहीं पर भी हो, अगर पाकिस्तान के अंदर भी है तो वहां पर भी घुस करके मारेंगे। जिस प्रकार से हमारे हथियारों ने साफ साबित किया, एक आत्मनिर्भर खुद के बने हुए हथियारों पर जो विश्वास देखा गया और वही जो धोखा पाकिस्तान को हुआ उसने खुद देखा क्या हुआ। तो मुझे लगता है आज की तारीख में हमने यकीन करना है कि वी मस्ट नॉट लेट आवर गार्ड डाउन। हमने हमेशा अपने आप को सतर्क रखना है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आतंक का घर है। पाकिस्तान को आप कितना भी उसको उसी भाषा में सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उसने सोचा था कि वही बार बार भारत के ऊपर प्रहार कर सकता है, भारत के ऊपर न्यूक्लियर ब्लॉक कि हम न्यूक्लियर है, हम तो आपको बार बार आतंक से तंग करते रहेंगे, वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट। वो सब का सब खड़ा रह गया। अब पाकिस्तान को लगा कि वाकई भारत जो है कहता है तो करके दिखलाएगा और अब शायद उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान इस तरह के हिमाकत नहीं करेगा भारत के ऊपर। अगर करेगा तो जबरदस्त उसका नुकसान पाएगा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी तक स्थगित नहीं किया गया है, अभी भी शुरुआत है। अगर पाकिस्तान नहीं मानता है और कोई हरकत करने की नापाक
हरकत करता है अभी भी, तो उसको बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। मुझे लगता है पूरे विश्व में, पूरे देश में भारत का जो एक स्तर बढ़ा है और आतंक के बरखिलाफ लड़ाई करने की जो काबिलियत देखी पूरे विश्व में, वो वाकई काबिल तारीफ। और ये जो बार बार न्यूक्लियर की गीदड़ भभकी पाकिस्तान की ओर से दी जाती रही है, अब बात उससे आगे निकल चुकी है। इस वक्त हमारे साथ एयर मार्शल संजीव कपूर जी भी, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मौजूद है मेजर जनरल जीडी बख्शी जी भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जीडी बख्शी जी, अब आपके पास आते हुए, चूंकि 1 महीने आज पहलगाम हमले के होने जा रहे हैं, ऐसे में हिंदुस्तान की ओर से ये जो सबक पाकिस्तान को सिखाया गया है, लेकिन हम जानते हैं आतंकवाद के चरित्र को अपनाने वाला ये देश फिर मानेगा नहीं। अब हिंदुस्तान की आगे की क्या है तैयारी, क्या करना होगा हमें, ताकि जब तक हम इसको जड़ से खत्म नहीं कर दें आतंकवाद को, तब तक हमारी ये लड़ाई आगे आक्रामक तरीके से बढ़ती रहे? देखिए, पाकिस्तान का आपको लंबे दर्जे का इलाज करना होगा। पाकिस्तान को करारी इस बार मार पड़ी है, अच्छी मार पड़ी है। 9 इनके टेररिस्ट बेसिस डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। 12 में से 11 एयरफील्ड्स निस्तनाभूत हो गई थी, और वो जो है 4 रडार गए थे, और इनके कोई 10 के करीब एयरक्राफ्ट जो हैं वो डाउन हो गए। ठीक है, इनके कोई आप समझ लीजिए 100 से ज़्यादा तो फौजी मरे हैं, कोई 45 आर्मी के, 50 से ज़्यादा एयरफोर्स के, और उसके अलावा 140 टेररिस्ट जो हैं उनको ठोक दिया गया है। लेकिन हमने देखा कि ये जब इसके जो न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स थी वो भी हिट हुई है, और तब ये रोता हुआ गया था डोनाल्ड ट्रंप के पास कि मेरे आका मुझे बचाओ। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने, मार्को रूबियो ने बात की थी हमारे मिनिस्टर साहब से, फॉरेन मिनिस्टर से। उन्होंने कहा था भाई हम तो ऑफ रैम्प दे चुके हैं, 1 बार नहीं 2 बार, अब आप पाकिस्तान से बात करिए अगर आपको करना है तो फिर पाकिस्तान के आसिम मुनीर, नाउ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मार्को रूबियो ने डायरेक्ट बात करी, और उसको सुझाव दिया कि अपने डीजीएमओ को बोले हमारे डीजीएमओ से बात करें। तो डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई, और फिर उन्होंने सरकार से इजाज़त लेकर डीजीएमओ ने हाँ कह दिया पॉज इन ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, जहां पॉज इन ऑपरेशन हुआ तो हमने देखा कि साहब ये जो है पाकिस्तान ने जश्न मनाने शुरू किए कि हम जीत गए, हम जीत गए। मतलब जो नैरेटिव वो अपने लोगों को और दुनिया को सुना रहे हैं वो ऐसा है कि जैसे कि इनकी विजय हुई है लड़ाई में, और महज झूठ और बकवास। तो ये जो माइंडसेट है, और जो ये मुल्ला आसिम मुनीर, ये जो फील्ड मार्शल बन के अपनी पोजीशन इन्होंने और स्ट्रांग कर ली है। देखिए, ये सारा फसाद, ये सारा झगड़ा शुरू हुआ था आसिम मुनीर को एक एक्सटेंशन के लिए। एक एक्सटेंशन वो ले चुके हैं, यानी उन्होंने अक्टूबर 25 में रिटायर होना था, लेकिन 27 में फिर उनका हो गया था जब उन्होंने इमरान खान को जेल कराई थी। ठीक है, और अब तो साहब वो फील्ड मार्शल बन गए हैं फॉर लाइफ, फील्ड मार्शल नेवर रिटायर। और इस शख्स का जो माइंडसेट है इस बंदे का, वो बहुत ही एंटी इंडिया है। उसका तो पूरा मकसद था कि भारत, जो पाकिस्तान तितर बितर हो रहा है, टूट रहा है, इकोनॉमिकली सिंक हो रहा है, एकमात्र तरीका टू रैली द पीपल राउंड द फ्लैग इज टू स्टार्ट वॉर विद इंडिया। ठीक है, वो इसने तकरीबन स्टार्ट करा दी, मेजर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करा दिया, अब अपने वुंड्स लिक कर रहा है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये लगातार जो भी इसकी कमियां सामने पेश आई हैं एयर पावर में और मिलिट्री पावर में, ये चीन के पास रोता जाएगा, तुर्की के पास रोता जाएगा, सस्ते दामों पे जल्द से जल्द अपने गैप्स, मिलिट्री गैप्स मेकअप करेगा। बिल्कुल, तो स्पष्ट है कि वी हैव टू बी ऑन द अलर्ट। हम बिल्कुल विजिल रिलैक्स नहीं कर सकते, और हमको भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाना होगा। ये जो अभी तक कंजूसी हम कर रहे थे वो नहीं चलेगी। 1.9% भी नहीं है जीडीपी का हमारा डिफेंस बजट, जिसमें शामिल है मेरी और जनरल कुलकर्णी की पेंशन।
ठीक है, तो हमको तो ये 3% तक लेके जाना होगा। जो हमारे गैप्स हैं उनको जल्द से जल्द कवर करके अपनी मैन पावर को थोड़ा बढ़ाना होगा, अगर आप खासकर लड़ना चाहते हैं पहाड़ों में, ठीक है। बिल्कुल। और उसके अलावा अपने जो 5th जनरेशन फाइटर्स या Su-57 खरीदिए या आमका को स्पीड अप करिए, आपको करना ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास आ रहे हैं। चाइना के जो J-35 है वो आ रहा है, ठीक है। तो देयर इज नो वे इन विच वी कैन रिलैक्स। बिल्कुल। और इस बारी कंक्लूसिव आपको मार लगानी होगी कि जिसमें कि ये और दुनिया कहे कि हाँ साहब अब काफ़ी हो गया है। नहीं तो इसकी फितरत वही है, कुत्ते की दुम को नाली में डालो, 10 साल बाद निकालो, फिर भी टेढ़ी मिलेगी आपको। तो ये फितरत इनकी नहीं बदलेगी जब तक इनको अच्छी करारी मार नहीं लगाई जाए। अगर राउंड अगर होता है तो हमको इंश्योर करना होगा कि वो डिसाइसिव हो। ये बहुत बड़ी तो बात, ये सिलसिला चलता रहेगा हर 4-5 साल। बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। और हमने देखा है कि बार बार पाकिस्तान मुंह की खाता है, उसके बावजूद मुंह उठाकर वो चला आता है। एयर मार्शल संजीव कपूर जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल जो हथियार थे उनके बारे में दर्शकों को जानकारी दे दे। स्टॉर्म शैडो स्कैल्प मिसाइल, अब जिसकी ओर से राफेल और मिराज 2000 के जरिए जिसका इस्तेमाल हुआ, ब्रह्मोस जिसका जिक्र मैंने आगे किया, हैमर मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल, हारोब ड्रोन जिसका इस्तेमाल हमने किया, लंबी दूरी तक हमला करने वाला ये ड्रोन है, बराक 8 जो कि एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी ताकत लगातार हम एबीपी न्यूज के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और मेट्योर मिसाइल लक्ष्य के लिए बचने का मौका बहुत ही कम छोड़ती है। इन तमाम ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हथियारों के जरिए हम आगे बढ़े, लेकिन अब नए सिरे से, क्योंकि पाकिस्तान का जो चरित्र है जिसका जिक्र जीडी बख्शी साहब भी कर रहे थे, वो तो नहीं बदलने वाला है, कुत्ते की पूंछ की तरह है, कितना भी सीधा करने की कोशिश करो वो ऐसा ही रहेगा। अब आगे की हमारी तैयारी कैसी रखनी होगी, क्या करना होगा भारत को? जनरल बख्शी, जनरल कुलकर्णी और आपको और व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जो ये 4 दिन के युद्ध ने हमारे को सबक बताए हैं, उसमें मेरी समझ में सबसे ऊपर जो निकल के आया है कि हमारे दोस्त कौन है और हमारे साथ कौन नहीं खड़ा। जब आदमी जरूरत में होता है, विपदा में होता है, उस वक्त आपके शुभ चिंतक और जो नियर है उनका ज्ञात होता है। तो ऐसे ही इन 4 दिन के युद्ध में हमें पता चला, बहुत सारे देश थे जिनसे भारत को एक्सपेक्टेशन रही होगी कि इन्होंने हमारी मदद करनी चाहिए, बट मेरी समझ में वो बढ़ चढ़ के आगे नहीं आए। और मदद तो दूर रही, उन्होंने किसी भी फोरम में पाकिस्तान के अगेंस्ट एक भी स्टेटमेंट नहीं दी, स्पेशली वेस्टर्न कंट्री। ये पहला सबक। बिल्कुल। दूसरा सबक मेरी समझ में जो निकल के आया है कि हमें जल्द से जल्द आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जो ये युद्ध में हमारी जो भी एडवांसेस हुई हैं उसे हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसमें हमारे को अपनी इंडस्ट्री, अपनी कोलैबोरेशन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड जो भारत के मित्र देश हैं जो इसमें हमारे साथ खड़े हुए, उनकी मदद से हमें लीप फ्रॉग करना होगा। चाहे उसके लिए जैसे जनरल बख्शी ने कहा कि हमारे को अपना अगर बजट बढ़ाना भी पड़े और किसी और चीज से थोड़ा कम भी करना पड़े, बट जो ये गैप है जो हमारे स्क्वाड्रंस में और जो हमारे वेपन्स में और कैपेबिलिटी में, उसको भरना है। क्योंकि भारत को एक फ्रंट नहीं, हमारे को 2 फ्रंट के लिए हर तरफ से तैयारी करनी पड़ेगी। तीसरी मेरी समझ में जो सबसे जरूरी चीज इस कॉन्फ्लिक्ट से निकल के आई है वो ये है कि स्पेस का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। जितने भी ड्रोन्स, मिसाइल्स, अटैक्स और जो भी टारगेटिंग हुई है उसमें स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन रही। तो भारत की जो लिमिटेड स्पेस एप्लीकेशन है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमारी रीजनल कनेक्टिविटी है नेविक या बाकी सिस्टम से, बट हमें उसको ग्लोबल लेवल पे ले जाना है। क्योंकि कल को हम जीपीएस जो अमेरिका से कंट्रोल्ड है, ग्लोनैस जो रशिया से कंट्रोल्ड है और जो बाइडू चाइना से कंट्रोल्ड है, जिसके थ्रू पाकिस्तानी इसने अपने ड्रोन भेजे थे, युद्ध में उसको डिग्रेड कर सकते हैं और आपकी टारगेटिंग खराब हो सकती है। तो भारत को अपना जो सैटेलाइट का सिस्टम है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। एंड सबसे जरूरी चीज, जैसा कि फेलो पैनलिस्ट ने भी बोला है कि अभी एक जख्मी शेर को छोड़ा है, वो अब और तैयारी करेगा
और हमारे को किसी भी स्टेज पे अपना गार्ड नीचे नहीं करना है। और एज ए नेशन, एज ए कंट्री, वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट एंड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। थ्रेशोल्ड पॉलिटिकल लेवल पे ऑलरेडी नीचे कर दिया गया है, तो जो सब कन्वेंशनल थ्रेट और कन्वेंशनल वॉरफेयर के बीच में जो दूरी थी वो अब खत्म हो गई है। बिल्कुल। तो अब अगर कुछ भी हरकत होती है तो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी दिशा में किसी भी लेवल पे बढ़ सकती है, तो उसके लिए तीनों सेनाओं को और पूरे देश को तैयार रहना पड़ेगा, ये मेरी समझ है। अब बिल्कुल ये बड़ी बात आप कह रहे हैं और आपने भी इस बात से इत्तेफाकी जताई, ये बात माना है कि भारत को अपने रक्षा बजट को और बड़ा करना होगा और ये मौजूदा वक्त की जरूरत है। सरकार को इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जीडी बख्शी साहब, एक और सवाल अभी तो, लेकिन बार बार पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाएगा कि वो तो बंटने की कगार पर है, वो तो खुद ही टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। बलूचिस्तान हो गया, कल सिंध में हमने देखा कैसे गृह मंत्री का घर तक फूंक दिया गया। वहां पर जो लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे और हंगामा कर रहे थे, जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए थे। तो पाकिस्तान अलग अलग हिस्सों में इस वक्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, गृह युद्ध की स्थिति है। क्या ऐसे में अभी वो हिमाकत करने की स्थिति में है कि वो भारत के खिलाफ फिर आएगा और फिर हमला करेगा, या उससे ध्यान भटकाने के लिए जनरल मुनीर की ओर से ऐसे काम किए जा सकते हैं? ये सवाल मेरे को है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, अच्छा, नहीं, बहुत बेहतर। देखिए, ऐसा है कि आसिम मुनीर के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, खासकर उनकी सेना में। उनकी सेना के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं वो नेक्स्ट फॉर हैं इन लाइन फॉर प्रमोशन, अगर बशर्ते कि ये रिटायर होते टाइम के अंदर, अक्टूबर नवंबर इस साल, ठीक है जी। वो बहुत वैमनस्य है, काफ़ी वैर है। 3-4 कोर कमांडर, खासकर लाहौर के, मुल्तान के, रावलपिंडी के, वो इनके बहुत बरखिलाफ हैं। जो मिडिल लेवल रैंक्स हैं, कर्नल, मेजर तक, वहाँ भी बड़ी इनके खिलाफ जो है वैमनस्य की बात है। टेम्पररीली तो सब रैली कर गए हैं अराउंड द फ्लैग, जैसा हर युद्ध में होता है। लेकिन एज टाइम गोज ऑन, ठीक है, ये जो प्रेशर्स हैं ये फिर और उभर कर आएंगे। बलूचिस्तान का मामला, सिंध का मामला, पश्तूनों का मामला, वहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान में शियाओं का मामला, ये सब फिर उभर कर आएगा। अभी 1-2 महीने के अंदर आप देखेंगे ये जो टेम्परेरी यूनिटी सी जो आ गई है, रैलिंग अराउंड द फ्लैग, जब वो क्रैक होनी शुरू होती है, और जब वो क्रैक होनी शुरू होती है तब आसिम मुनीर को मुझे तो लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी कि साहब मैं फिर ध्यान बटाऊं, मैं फिर भारत आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया करके मैं छेड़ूं, ठीक है। और वो फितरत है उनकी आईएसआई और उनके जो टेररिस्ट गुर्गे हैं, अच्छी मार लगी है। जो मसूद के जो रिश्तेदार, बड़े क्लोज टेररिस्ट जो थे, वो खलास हो गए, ठीक है। तो वो तो तिल मिलाए बैठे हैं, और ऐसा तिल मिलाया हुआ जो है देश, ऐसा वॉलेटाइल देश, वो छेड़खानी से बाज नहीं आएगा। वो फिर आपको मौका देगा। अपने लोगों को तो उसने ये चूरमा पिला दिया है कि साहब चूरन, कि साहब हम तो जीत गए, हमारी फतेह हो गई, ठीक है। जबकि धीरे धीरे रियलिटी सिंक इन होगी। सब लोग पाकिस्तान में मरकज़ सुभान अल्लाह का टूटी हुई बिल्डिंग, इमारत, छेद हो गए हैं जिसमें बड़े बड़े छत में, और खंडर हो गई है। और इसी तरह मरकज़ तैयबा जो मुरीद के में है, जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर, लश्कर का हेडक्वार्टर, हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर, सब ज़मींदोज़ हो गए हैं। वो सारी दुनिया देख सकती है। बिल्कुल। अब पाकिस्तान ने जो $2 बिलियन मिले हैं IMF से, पहला जो 14 करोड़ हैं वो दिए हैं ये मरकज़ सुभान अल्लाह की रिपेयर के लिए, जिसके लिए ओसामा बिन लादेन ने $10 बिलियन दिए थे बनाने के लिए, जिसको ओसामा बिन लादेन, उसको ये IMF के पैसे से ये रिक्रिएट कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है और जो टेररिस्ट एस्टैब्लिशमेंट है, उसके लिंक तो सिम्बियोटिक है। अरे इनका DG ISPR वो एक टेररिस्ट का बेटा है, जो कि ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर बॉम्ब बेचने के लिए
अरेस्ट हुआ था। बिल्कुल। मुल्ला तमीर नाव बनाया था जिसने एक एनजीओ, और न्यूक्लियर बॉम्ब बना के देना चाहता था ओसामा बिन लादेन को। ऐसे लोग तो इनकी आर्मी में जनरल्स हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान तो बाज नहीं आएगा। और अब हमको ये जो फिक्शन है कि टेररिस्ट को ही हमने मारा है, तुमको नहीं छुआ, तुम तो गंगा जल से धुले हुए तुलसी के पत्ते हो, जी नहीं। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज पूर्ण रूप से लिप्त है इस मामले में, ठीक है। और जब तक आप उनको आड़े हाथ नहीं लोगे, अच्छी खासी चोट नहीं पहुंचाओगे, तब तक वो बाज नहीं आएंगे। इस बारी चोट पहुंची है ज्यादातर एयरफोर्स को, इस बारी चोट पहुंची है ज्यादातर एयरफोर्स को। आर्मी तकरीबन बच गई है, बिल्कुल, ठीक है, तभी वो उछक रहे हैं। आर्मी को भी जब तक आप अच्छी गहरी चोटें नहीं पहुंचाओगे, एंड टू हेल विद द न्यूक्लियर एस्केलेशन की धमकी, बहुत तमाशा हो गया। इनके तो हमने न्यूक्लियर आर्सेनल के वॉरहेड ही ये अब नहीं इस्तेमाल कर सकते, ऐसी चोट पहुंची है। बिल्कुल। इनके जो भी मिसाइल फायर करेंगे हमारे S-400 इंटरसेप्ट कर लेंगे। इसलिए लाजमी है कि हमने 3 स्क्वाड्रन तो ले लिए रूस से, बाकी 2 स्क्वाड्रन जल्द से जल्द आने चाहिए, ठीक है। जो भी हमने एक्सपेंडिचर किया है मिसाइल्स का, मेकअप होना चाहिए, स्टॉक्स बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल, मतलब हमको डिफेंस एक्सपेंडिचर कम से कम 3% पे ले जाना होगा, अगर हम बिल्कुल भी जो है अकलमंदी से काम करें। दिस इज नॉट द टाइम टू पिंच पेनीज। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, तो ये वक्त आतंकवाद का भी नहीं है। लेकिन आपका जब पड़ोसी आतंकवाद को लगातार पालने पोसने और हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में लगा रहेगा, तो आपकी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसके हमले के पहले ही उसको पूरी तरह से तबाह कैसे कर दिया जाए, इस रूप में अब हिंदुस्तान को आगे बढ़कर काम करना होगा। मैं लेफ्टिनेंट जनरल फौरन आपके पास आ रही हूं, संजय कुलकर्णी जी। लेकिन एयर मार्शल संजीव कपूर जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, जैसा कि जीडी बख्शी साहब ने कहा कि हमने उसके एयरफोर्स को ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, इस बार आर्मी की बारी है। और हमने देखा है कि भारत की एयरफोर्स ने भी किस तरीके से, अब चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एकजुट होकर हमने हमला किया और इसी वजह से पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के तमाम देशों से लगातार वो मदद मांगकर, अपने आप को पीड़ित बताकर, अपनी जनता का हवाला देकर वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि भारत के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा स्थापित किया जाए, ये बताया जाए कि हमने भारत को किस तरह से उसके ऊपर लीड हासिल कर ली है। अब इसको तोड़ने के लिए हमें किस तरह से आगे बढ़ना होगा? ये तो नोन है कि ये विक्टिम कार्ड खेलते ही हैं। पहले गड़बड़ करेंगे, फिर उसके बाद आप कोई भी एक्शन लोगे तो दुनिया के आगे रोएंगे कि हम पे जुल्म हो रहा है, हमारी मदद कीजिए। और वेस्ट कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि जितना इक्विपमेंट पाकिस्तान ने यूज किया है वो सारा वेस्टर्न ओरिजिन का था, चाइनीज आर्मामेंट को छोड़ के। तो वो वेस्टर्न इक्विपमेंट कभी नहीं बताएंगे दुनिया को कि रशियन और इंडियन वेपन्स ने उनको मात दे दी है, क्योंकि उनका बाजार बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो वेस्ट हमेशा सॉफ्ट खेलेगा पाकिस्तान के ऊपर और नैरेटिव में ऐसा बताएगा कि भारत ने कुछ खास किया नहीं, तो क्योंकि उनकी आर्म्स इंडस्ट्री उसी पर निर्भर है। बट चाइना में जो J-10 एंड PL-15 की जो कंपनीज बनाने की हैं, उनके शेयर्स 9 से 10% 2-3 दिन इकट्ठे गिरे। बिल्कुल। ताकि दुनिया ने रियलाइज किया कि इनकी कैपेबिलिटी नहीं है चाइनीज वेपन्स की, तो चाइना भी उस हिसाब से परेशान है। जो अमेरिकन हैं वो देख रहे होंगे, क्योंकि अगर कल को चाइना ने ताइवान पे युद्ध किया या फिलीपींस पे या साउथ चाइना सी में किसी और देश पे, तो यही वेपन यूज होंगे, तो उनकी क्या कैपेबिलिटी है, क्योंकि दुनिया में पहली बारी चाइनीज आर्मामेंट किसी कॉन्फ्लिक्ट में यूज हुआ है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो बाहर निकल के आने चाहिए। एंड उसके लिए फर्स्ट स्टेप है डिप्लोमेसी। जो 7 टीम्स अभी जा रही हैं इस वीकेंड से, कुछ चली गई हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग, ये बहुत ही अच्छी मूव है, जिसमें ऑपोजिशन के नेताओं को भारत सरकार का प्रतिनिधि बना के दुनिया में जो भारत का नैरेटिव है वो देने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में एक अच्छी रणनीति है, जिसके तहत हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल। जैसा जनरल कहा कि जो दोगुलापन है, उसकी उदाहरण देता हूं कि जो व्यक्ति ये टेररिस्ट के अंतिम संस्कार में खड़ा था, उसके ऊपर $5 मिलियन की बाउंटी है रॉफ। उससे बड़ी आपको विपदा दिखाता हूं, अल जवानी, जिसके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी थी
जो कि एक टेररिस्ट था, 6 महीने के अंदर वो टेररिस्ट से हटके वो सीरिया का प्रेसिडेंट बन गया और अब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ रियाद में खड़ा होकर हाथ मिला रहा है। तो अमेरिका क्या जो दोगलापन है कि वो टीवी पे जो ड्रेडेड टेररिस्ट है वो खड़ा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, जिसके ऊपर $10 के 6 महीने में वो गंगा जल से नहा के पवित्र हो गया, अब वो हेड ऑफ द स्टेट बन गया, उसको सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पश्चिम देशों की जो दोगलापन है ये निकल के आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दुनिया तक आना चाहिए, भारतवासियों के आदत, ताकि हम उस बहकावे में ना आ जाएं। क्योंकि हमारे को आदत रहती है कि जो विदेशी पत्रिका लिखती है, जो विदेशी चैनल बताते हैं वो सत्य है और हमारा अपना जो इंटरनल है, बट ऐसा नहीं है, ये मेरा मानना है। ये बिल्कुल सही बात कही है और हमने देखा है कि ट्रंप के अलग अलग बयान सामने आए, लेकिन देश के भीतर उसको लेकर राजनीति भी किस तरह से आगे बढ़ी, मैं उस पर आऊंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं। नीदरलैंड में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने वहां पर पाकिस्तान की पोल खोली है। पहलगाम में विभत्स आतंकवादी हमले से शुरू हुआ था संघर्ष, ये कहा है हमारे विदेश मंत्री ने। 26 पर्यटकों को उनके परिवार के सामने मारा गया, पर्यटकों से उनका धर्म पूछा गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ चरमपंथी सोच वाले हैं। मुनीर के विचार और आतंकी हमले के बीच कुछ संबंध है, ये बड़ी बातें, ये बहुत बड़ी बात कही गई है हमारे विदेश मंत्री की ओर से। उन्होंने कहा है कि मुनीर के विचार और आतंकी हमले के बीच कुछ संबंध है। नीदरलैंड में एक इंटरव्यू के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बड़ा बयान आया है। अगर हमला हुआ तो फिर जवाब देंगे। पहलगाम में विभत्स हमले की शुरुआत की गई, 26 पर्यटकों को उनके परिवार के सामने धर्म पूछकर मारा गया। ट्रंप के दावे पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी बातें कही हैं। उनका ये कहना है कि अमेरिका से जब बात हुई थी सीज फायर को लेकर, सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही बातचीत हुई है सीज फायर को लेकर। इसके आगे विदेश मंत्री की ओर से कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीधे तौर पर बात हुई है, इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की कोई बात ही नहीं है। हमने यूएस से कहा पाकिस्तान खुद संपर्क करे और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से संपर्क साधा गया था सीज फायर के लिए। पाकिस्तान ने, जयशंकर ने ट्रंप के मध्यस्थता के दावे को खारिज कर दिया। अब जरा सोचिए, राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से न जाने कितने झूठे झूठे दावे किए गए, जिसको यहां पर पूरी तरह से खंडन करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, इसके पहले ट्रंप ने 10 मई को ट्वीट किया, लिखा कि भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम मैंने करवाया। उसके बाद 15 मई को आते हैं, मैंने मध्यस्थता नहीं की बल्कि समस्या सुलझाने में मदद की। अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें कहते हुए नजर आए। और इसी सवाल के साथ अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि ये बातें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिस तरह के बयान यहां पर ट्रंप की ओर से दिए गए और अब एस जयशंकर की ओर से उन तमाम बयानों का यहां पर खंडन किया गया। कुलकर्णी साहब, सीधे आपके पास आते हुए, अब ये जो एस जयशंकर की ओर से बयान दिया गया है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका से हमने कह दिया था पाकिस्तान पहले पहल करे और हमारे और उसके बीच में सीधे तौर पर बात हुई है, किसी तीसरे देश की कोई मध्यस्थता नहीं है। इससे क्या समझा जाए? इसमें कोई शक नहीं कि जो फील्ड मार्शल अब जिहादी है और जिहादी फील्ड मार्शल उसकी सोच और उसकी जो मानसिकता है वो साफ दर्शाती है। अभी तो स्याही सूखी नहीं उसके हार की, चीन से J-35 लेने के लिए चल दिया है, तो ये समझ सकते हैं आप। और द्विपक्षीय, जब हम द्विपक्षीय कहते हैं कि पाकिस्तान ही जिसके घुटने टेके उसके लिए ही उसके बाद डीजीएमओ ने बात किया अपने डीजीएमओ से कि इस लड़ाई को किस प्रकार से थमा जा सकता है, क्योंकि वो हार जबरदस्त हो गई थी। जैसे अभी तक बताते आए हैं, इस प्रकार से 9 के 9 टेररिस्ट लोकेशन को बर्बाद किया गया, किस प्रकार से 11 एयर बेसेस बर्बाद हुए, किस प्रकार से उनके रेडार इंस्टॉलेशन बर्बाद हुए। तो ये द्विपक्षीय, यानी कि पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए कि जो भी करना है पाकिस्तान, किसी मध्यस्थता करने की जरूरत ही नहीं है, ये मकसद है और ये हमारे कारण रहेगा। और मुझे लगता है हर हमेशा द्विपक्षीय द्वारा ही होगा, क्योंकि तीसरा कोई नहीं। लेकिन जो चीन है वो हर हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में रहेगा। मुझे ऐसा लगता है ये पूरे प्रकरण के बाद कि शक्ति में ही शांति है, और जब शक्ति में शांति है तभी अपनी प्रगति होगी। और पूरे विश्व में भारत को ऊंचा उठते हुए देखना नहीं चाहते हैं, इसके लिए आत्मनिर्भर होना बहुत बहुत जरूरी है। और आधुनिकीकरण करने के लिए, जैसे
बख्शी साहब भी कह रहे हैं, कपूर साहब भी कह रहे हैं, और मैं मानता हूँ 100% कि जब तक आधुनिकीकरण नहीं होगा, जब तक आत्मनिर्भरता नहीं होगी, जिसके लिए अलोकेशन अलग नहीं होगा, और कम से कम 3% ऑफ द जीडीपी, बिकॉज कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। किसको क्या मालूम था कि 22 अप्रैल को क्या होगा, किसको क्या मालूम था कि 7 मई को क्या होगा, किसको क्या मालूम था कि 10 मई को क्या होगा। ये सब होता है जब धीरे धीरे करके हमने अपना आधुनिकीकरण किया और उस लेवल पे पहुंचे कि कर सके। अब क्योंकि जीत हमारी रही है तो जिम्मेवारी और बढ़ जाती है हम लोगों की, कि यकीन करना है पाकिस्तान तो करेगा, पाकिस्तान की फितरत तो नहीं बदलेगी, डिटरेंस होगा, चाहे 2-4 साल ना करे या तुरंत करे, जैसे भी करे, लेकिन अगले 10 साल के अंदर मुझे लगता है जबरदस्त कुछ ना कुछ पाकिस्तान के साथ होना ही है, तो पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। जब क्योंकि ये जो फील्ड मार्शल बना है, जैसे कह रहे फील्ड मार्शल को लाइफ, 2 तरह के फील्ड मार्शल थे, एक अमेरिकन टाइप और एक ब्रिटिश टाइप। अमेरिकन टाइप रिटायर हो जाते हैं, ये तो हम लोग ब्रिटिश सिस्टम फॉलो करते हैं, जिससे फील्ड मार्शल को लाइफ, इससे ऐसी अपने आप को बना लिया है कि जब तक वो मरता नहीं तब तक पाकिस्तान को इसी फितरत में, इसी आतंकी संगठन, और जिस प्रकार से फ्यूनरल हुए वहां पे, और फ्यूनरल के बाद आप देख सकते हैं कि मसूद अजहर का जितना भी परिवार है उनके राष्ट्रध्वज में उसको लपेटा गया, जिस प्रकार से उसको स्टेट की बिल दी गई, मरने के बाद जिस प्रकार से परिवार को 14 करोड़ पैसा है नहीं, जैसे ही सवेरे का पैसा मिला नहीं कि 14 करोड़ उन्होंने आतंकियों को दे दिया, तो क्या दर्शाता है? हैंड इन ग्लव है पाकिस्तान की फौज। तो पाकिस्तान की फौज जो है दैट इज द सोर्स ऑफ टेरर, और वो सोर्स ऑफ टेरर बर्बाद करना निहायत जरूरी है। अगर भारत को, जिस आज की तारीख में भारत चौथी अर्थव्यवस्था है, तो अगले 3 साल के अंदर तीसरी अर्थव्यवस्था होगी, उसी जगह पर रहना, अपने आप को उठाना, प्रगति देखना, शक्ति बढ़ाना, शांति रखना, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यह अपने देशवासियों को भी समझना चाहिए, और देशवासियों के बीच में भी फूट नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार से दुश्मन के साथ सोने की काबिलियत। ये जो हम लोग सोते हैं ना स्लीपिंग में दिए नहीं, और जो इधर उधर जो OGWs और स्लीपर सेल्स, इनका सबका खात्मा करना बहुत जरूरी है। तभी भारत जो है उस मुकाम पर पहुंचेगा जहाँ पे वाकई आज पूरे विश्व में भारत की एक मैं कह रहा हूँ सब स्तुति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने खुद करके दिखाया कि आतंक, हम अभी भी कह रहे हैं आतंक के बदला, तो उस आतंक का सोर्स क्या है? पाकिस्तान की फौज। और पाकिस्तान की फौज किसके हाथ में अब रह गई? वो जिहादी फील्ड मार्शल के पास जब तक मरेगा नहीं, यही सोच है, उसी सोच के सारे टिक गए। और विडंबना ये है जियाउल हक जलंधर का, ये आसिफ मुनीर जलंधर का, और अपना मुशर्रफ चांदनी चौक का, ये तीनों के तीनों भारत के उसके साथ जुड़े हुए, लेकिन भारत को ही तोड़ने की इनकी प्रक्रिया रही है। बहुत जरूरी है इनकी, जब तक मानसिकता नहीं तोड़ेंगे, लेकिन मानसिकता तोड़ने के लिए अपने को शक्ति, और शक्ति में ही शांति है, और शांति में ही प्रगति है, और आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भर इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, सब इसमें सब भारत की ओर सब लोग देखेंगे। और अब हम लोग यदि देख लिया है कि पूरा विश्व में भारत एक अकेला ही ऐसा देश है जो आतंक के बरखिलाफ लड़ रहा है। अमेरिका के पोल खुल गए, बाकी देशों के भी पोल खुल गए, कहते कुछ है करते कुछ है। तो ऐसे इसमें बहुत जरूरी है कि हमारा नेतृत्व, हमारी फौज और हमारे तौर तरीके, हमारा मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल चलते रहना चाहिए। We must become absolutely professional। सवाल नहीं पैदा होता। अगली लड़ाई में घुटने नहीं, पाकिस्तान को बिल्कुल तोड़ के रखना पड़ेगा। तो वो हालत पाकिस्तान को लगना चाहिए, तभी पाकिस्तान में लगता है मुझे सुधरेगा। तो जैसे बख्शी साहब कह रहे हैं सुधरने वाला तो है नहीं, तो हमने उनको मार देते रहना है, इससे कम से कम उसको यकीन दिलाना है, विश्व में अलग थलग करना है। और उसके बावजूद भी IMF का 24वां उसको बेल आउट मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं विश्व में लोग क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। तो भारत की ये लड़ाई अपनी लड़ाई है और हम जीतेंगे। ये सबसे बड़ी बात आपने कही है कि भारत की ये लड़ाई अपनी लड़ाई है, अपनी सुरक्षा, अपनी संप्रभुता से कोई भी कॉम्प्रोमाइज भारत नहीं करेगा। और जब जब आतंकवाद फन फैलाने की कोशिश करेगा तो घर में घुसकर उसको बिल्कुल वैसे ही मारा जाएगा जैसा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने किया है। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ एबीपी न्यूज के इस खास परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपको बताते चले कि जिस तरह की चोट हमने दी है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी वायुसेना को, जिसका जिक्र हमारे गेस्ट भी कर रहे थे, 2 JF-17 फाइटर जेट मार गिराए, 1 अवॉक्स एयरक्राफ्ट, यानी कि पाकिस्तानी वायुसेना को बुरी तरह से, और उसने 500 से ज्यादा ड्रोन हमले जो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में किए थे, सबको हमने पूरी तरह से नेस्तनाबूद करते हुए उसको बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। एक लंबी फहरिस्त है, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और तकरीबन उतने ही उसके सेना से जुड़े हुए लोगों की भी जान गई है।
हालांकि पाकिस्तान इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं रहता है। वो लगातार जीत के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया को पता है कि यह आतंकिस्तान कितना झूठ बोलता है और उसका चाल, चरित्र और चेहरा क्या है। लेकिन समय समय पर इस पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक हमें सिखाते रहना होगा, तभी आतंकवाद से पूरी तरह से हिंदुस्तान को मुक्ति मिलेगी।